एक आशिक अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों ही घोट देता है। पहले उसके लिए चाय बनाता है और चाय के अंदर नशे की दवा मिलाता है। जब वो उसे पीती है और बेहोश हो जाती है तो उसे गद्दे के अंदर लपेट करके एक खास किस्म का पहले से ही ताबूत मंगवा रखा था, उस ताबूत के अंदर पैक करता है और बाहर से ताला लगा देता है। ताला लगाने के बाद घर के ग्राउंड में पहले से गड्ढा खुदवा रखा था, उस गड्ढे के अंदर उसे डाल देता है और वो जिंदा थी, यानी बेहोशी की हालत में उसे डाला था, तो अंदर वो तड़पती रहती है, जिंदगी और मौत से लड़ती रहती है। उसके बाद इसके ऊपर इटालियन मार्बल बिछाता है, बहुत ही खूबसूरत मार्बल। वहीं पे बार बनवाता है और अपने दोस्तों को पहली पार्टी देता है, लड़कियों को भी बुलाता है। वहां पे शराब के नशे में वो झूमते रहते हैं, वहां पे डांस करते रहते हैं। नीचे उसकी पत्नी जो उसकी प्रेमिका है वो उसके अंदर तड़पती रहती है, क्योंकि उसका अंदर दम घुट रहा था, और वहां पे डांस करते रहते हैं। इसलिए इस कहानी को नाम दिया जाता है डांस ऑन द ग्रेट यार्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है 1985 में। 1985 में जो मैसूर के राजघराने के दीवान है, उनकी बेटी है, उसका नाम था साकिरा खलील। उसकी शादी एक आईएएस ऑफिसर से होती है। दरअसल जो आईएएस ऑफिसर है ये ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर भी रह चुके थे, और घर वालों को रिश्ता पसंद आ जाता है और उससे उसकी शादी कर दी जाती है। साकिरा खलीली अपने जमाने की बहुत खूबसूरत लड़की थी। जब उसकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद अच्छी खासी जिंदगी चलती है और उसकी 4 बेटियां होती है। धीरे धीरे करके जब 4 बेटियां होती है तो उसे बेटे की चाह रहती है कि उसके बेटा भी होगा, लेकिन बेटा नहीं होता। बेटे की ख्वाहिश में उसकी 4 बेटियां हो जाती है। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच भी अनबन रहने लगी थी और अपने पति से थोड़ी दूरियां भी बना ली थी उसे, क्योंकि हर वक्त उसे बेटे की कमी महसूस होती थी। एक बार ये दिल्ली आती है। दिल्ली यूपी का एक राजघराना है, वो दिल्ली रहता है और उसमें शादी थी। वो शादी अटेंड करने के लिए वहां पे आती है। अब जैसे ही शादी अटेंड करने के लिए आती है, साकिरा खलीली बहुत खूबसूरत थी, उसकी बेटियां हैं वो भी उसके साथ आती है। वहीं पे जो यूपी का राजघराना है दिल्ली में रहता था, उनके यहाँ एक नौकर था। नौकर का नाम था मनोहर लाल मिश्र। इसका बाद में नाम रखा था इसने सरदानंद। अब ये जब वहां पे रहता है, वो नौकर था वहां पे, और कुछ ज्योतिष के बारे में भी बताता है कि मैं ज्योतिष के बारे में भी जानता हूँ और किसी का भविष्य बता सकता हूँ। थोड़ा तिकड़मबाज भी था ये। किसी का प्रॉपर्टी का काम है या ऐसे भी कोई काम होता है, राजघराने के बड़े बड़े लोगों की जो काम होते थे वो भी काम ये करवा देता था। तो अब ये बात साकिरा खलीली को पता चलती है, जो मनोहर लाल मिश्र है इसके बारे में। जब ये बात उसे पता चलती है तो उसे पूछती है कि मेरी 4 बेटियां हैं और बेटा नहीं, तो क्या मेरे बेटा हो सकता है? जो मनोहर लाल मिश्र है उसे पता चल चुका था कि साकिरा खलीली है ये मैसूर के राजघराने के दीवान की बेटी है और अमीरों, मतलब अरबों रुपए की मालकिन है और काफी पैसे। तो उसे जाल में फंसाना स्टार्ट करता है। उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो, मुझे इसके कुछ उपाय पता है। अब धीरे धीरे उससे मिलना जुलना लगा रहता है। वो दिल्ली कुछ दिन रुकती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, पैसों के लालच के लिए, क्योंकि वो अमीर घर की बेटी थी और वो राजघराने में एक नौकर का काम करता था। कुछ दिनों तक जब वो दिल्ली में रुकती है तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और वो कहता है कि जो तुम्हारा बेटा होगा तुम्हें बेटा मैं दूंगा, जो तुम्हारे पति से तुम्हारी शादी हुई उससे तुम्हारे कभी भी बेटा नहीं होगा। इस तरह से करके उसका ब्रेन वॉश करता है। वो उसकी बातों में आ जाती है, बेटे की चाह रखती थी। धीरे धीरे दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और वक्त बीता है, वक्त के साथ ये दोनों शादी भी कर लेते हैं और कुछ दिनों तक ये वापस मुंबई चली जाती है और मुंबई जाने के बाद वहां पे रहने लगती है। जब मुंबई रहती हैं तो उसके घर वालों के इन सबको पता चलता है कि दरअसल ये साकिरा खलीली है, इसने दूसरी शादी कर ली है, वो भी एक राजघराने के नौकर के साथ, जिसका नाम मनोहर लाल मिश्र है। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला था। और जब ये बात उन्हें पता चलती है तो एक तरीके से घर वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि एक तो साकिरा खलीली है, उसकी उम्र उस वक्त 48 साल थी और उसकी 4 बेटियां थी, और उसका पति है वो भी एक राजघराने से बिलोंग करता था। तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ क्या कर लिया इसने। घर वाले भी नाराज होते हैं। उनकी 4 बेटियां थी। अब 4 बेटियां थी, उनमें छोटी बेटी है वो अपनी माँ के साथ ही रहती है, सवा खलीली। वो अपनी माँ को नहीं छोड़ती, अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन जो 3 बेटियां हैं वो माँ से दूरी बना देती है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तो पापा के साथ ही रहेंगे। वो अपने पिता के साथ रहती है। अपने पति से तलाक लेकर के उसकी अरबों खरबों की संपत्ति थी बेंगलोर में भी, तो वो बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती है मनोहर लाल मिश्र के साथ। उसकी बेटी सबा खलीली है, वो भी उसके साथ रहती है। यानी उसकी जो 3 बेटियां हैं उसने उससे रुख मोड़ लिया था, एक बेटी उसके साथ रहती है। लेकिन वो सोचते हैं कि धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा उसकी जो 3 बेटियां हैं वो भी उसके पास आ जाएंगी। लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा हो जाता है।
अब धीरे धीरे उसे लगता है कि जो श्रद्धानंद है वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। और जो उसकी बेटी है सबा खलीली, वो बहुत खूबसूरत थी और मुंबई में मॉडलिंग का काम भी स्टार्ट कर चुकी थी। और मुंबई के अंदर छोटी मोटी जो मॉडलिंग के काम है, इन पे भी असाइनमेंट करती रहती थी, वहाँ पे काम करती रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता और सबा खलीलियाँ वो मुंबई शिफ्ट हो जाती है। मुंबई शिफ्ट होने के बाद वो लगातार अपनी माँ के कांटेक्ट में भी रहती थी, अपनी माँ से डेली बात करती थी। बीच में एक दो दिन बीत जाते, लेकिन हमेशा वो अपनी माँ से बात करती रहती थी। वक्त आता है अप्रैल 1991। अप्रैल 1991 में जो उसकी माँ है, 28 अप्रैल को अचानक से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद उसकी माँ का पता नहीं चलता। जो सबा खलीली है, ये अपनी माँ से बात करती रहती थी, लेकिन जब उसकी बात नहीं होती है तो जो उसका पिता है, जिससे दूसरी शादी की थी, मनोहर लाल मिश्र, उसके पास फोन करती है और वो कहती है कि मेरी माँ कहाँ है। तो वो कहता है, पहले तो बात को इधर उधर घुमाता है कि वो बाहर गई है, विदेश गई है, किसी बात को लेकर कैसे घुमाता रहता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, अब सबा खलीली उसे शक होता है कि अगर उसकी माँ है, 2-3 दिन से ज्यादा उससे बात किए बिना रह नहीं पाती थी, और अचानक से इतने दिन बिना बात करे कैसे रह सकती है। तो उसे कहते हैं कि बात क्या है, सच सच बताओ। तो वो कहता है कि दरअसल, वरना मैं वहां पे आ रही। तो वो कहता है कि दरअसल जो तुम्हारी माँ है वो प्रेग्नेंट है, और वो अपने बच्चे के लिए यूएस गई है। और बताते हैं कि यूएस में कहाँ पे गई है। तो वो बताता है कि यूएस के अंदर एक रूजवेल्ट हॉस्पिटल है, वहां अपने इलाज के लिए गई है। उसकी बेटी है, वो पढ़ी लिखी थी, सारी चीजें जानती थी, क्योंकि उसे शक था। करीब 9 महीने बीत चुके थे, उसकी माँ से उसकी बात तक नहीं हुई थी। तो यूएस का जो रूजवेल्ट हॉस्पिटल है, उसके नंबर वंबर खंगालती है कि कहाँ पे है, क्या है। जब उसे ये सारी चीजें मिल जाती है, तो वो रूजवेल्ट हॉस्पिटल है, वहां पे फोन करती है। और सबा खलीली है, वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी माँ का नाम है, और वो यहाँ पे आई थी इलाज के लिए, तो मेरी बात हो सकती है क्या। जब ये सारी बातें वहां पे बताई जाती है, तो वो कहते हैं कि देखो, यहाँ पे इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है, और आप जो बता रहे हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है, और ना ही यहाँ पे भर्ती है, ना कोई इलाज चल रहा है उसका। जब ये बात सबा खलीली को पता चलती है, तो वापस वो अपने पिता जो मनोहर लाल मिश्र है, उससे बात करती है, और ये कहती हैं कि आपने मेरी माँ के बारे में झूठ बोला है कि वो इलाज के लिए यूएस गई है। दरअसल मैंने वहां पे हॉस्पिटल में फोन करके पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट ही नहीं है इस नाम का, ना तो उसका इलाज चल रहा है, ना ही कोई यहाँ पे एडमिट है। फिर मनोहर लाल मिश्र है, वो बात को इधर उधर घुमाता है कि तुम्हारी माँ विदेश गई है, यहाँ गई है, वहां गई है। जब वो बात को घुमाने लगा, तो सबा खलीलियों उसे शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये बात को छुपा रहा है। तो तुरंत वो बैंगलोर आती है, अशोक नगर इलाके में उनकी जहाँ पे पुश्तैनी घर था, वहां पे आती है। वहां आने के बाद जो वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है, वहां पे जाती है, और वहां जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। यानी 9 महीने से उसकी माँ से उसकी बात नहीं हो रही थी, और वो शक जताती है मनोहर लाल मिश्र के ऊपर कि इन्होंने ही मेरी माँ को गायब किया है। ये 9 महीने से लगातार मुझे गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ विदेश गई है, बाहर गई है, और फिर कहा है कि तुम्हारी माँ इलाज के लिए यूएस हॉस्पिटल में गई थी, रूजवेल्ट हॉस्पिटल है, वहां पे गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वहां पे कांटेक्ट किया, तो पता चला है कि इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं। उसके माँ के बारे में ये सारी चीजें बताई जाती है। अब जो ये मनोहर लाल मिश्र है, इसका नाम सरदानंद भी था, तो उसने नाम बदल लिया था, क्योंकि ये तांत्रिक विद्या, इन चीजों को भी जानता था। तो इसका अच्छा खासा नाम हो चुका था उस इलाके के अंदर। पुलिस है, इससे भी ज्यादा बेठूट होने लग गई थी उसकी। तो वो वहां पे आते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। वो बात को इधर उधर घुमाता है। जब बात को इधर उधर घुमाता है, उन्हें ऐसा कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिलता उसके खिलाफ, और उस पर ज्यादा कार्रवाई भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तरीके से बाबा बन चुका है। हमारे देश में क्या होता है कि अगर कोई बाबा बन गया, तो उस पर ज्यादा कार्रवाई भी नहीं करते थे उस वक्त। अब तो फिर भी हो जाती है, लेकिन उस वक्त इतनी कार्रवाई भी नहीं होती थी, तो उस पर ज्यादा वो जोर भी नहीं डालते हैं, और पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है। 1991 से 92 आ जाता है, और 92 में भी जब उसका कोई पता नहीं चलता, पुलिस लगातार इसकी छानबीन करती रहती है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिलता है। 92 से 93 आता है, 94 आता है। अब जैसे ही 94 आता है, 28 यानी 30 अप्रैल को ये केस है, वो फॉरेंसिक टीम ये सारे वगैरह है, ये इस केस को क्लोज करने वाले थे। और जैसे ही क्लोज करने वाले थे, उसकी पहली रात को, यानी 30 अप्रैल को ये केस बंद करने वाले थे। 29 अप्रैल को एक शख्स है, ये दारू के ठेके पर बैठा था, वहां पे दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, और वहीं पे एक कांस्टेबल था। अब
वो क्या कर रहा था, वहां पे अपनी ड्यूटी दे रहा था, सादा वर्दी में था। कुछ पुलिस वाले हैं वो वर्दी के अंदर भी थे। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो वो कहता है दारू के नशे में कि ये पुलिस वाले क्या है, कुछ नहीं होता, ये किसी का कुछ नहीं कर सकते। हमारे साहब हैं, उन्होंने एक कत्ल किया था आज से 3 साल पहले, ना तो पुलिस वो केस सुलझा पाई और ना ही है जो उसकी लाश है वो ढूंढ पाई। तो ये सब कुछ नहीं होता और कोई नहीं पकड़ा जाता, ये सारी चीजें वो करता रहता है। जब ये बातें करता रहता है तो वो कांस्टेबल है, ये सारी बातें सुन रहा था, और जब सारी बातें सुन रहा था तो उसके पास जाता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कह रहा है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, जो भी है ये दरअसल मेरे साहब है, उसने कत्ल किया था और पुलिस ने आज तक उस केस को नहीं सुलझाया। मतलब वो दारू के नशे में ज्यादा रहता है, उसे पता नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो उसे भड़काने की कोशिश करता है, उल्टी सीधे बात ही करता है वो पुलिस वाला, ही कहता है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता, मैं कैसे मान लूँ कि ऐसा कोई केस है जिसे सुलझा नहीं पाई, आखिर वो कौन सा केस है। तो कहता है कि आपने मैसूर घराने के दीवान की बेटी है, वो अचानक से गायब हो जाती है, उसके बारे में आपने सुना है। तो पुलिस वाला कहता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। तो कहता है कि तुमने नहीं सुना, सरदानंद को जानते हो, जो मनोहर लाल मिश्र है, वो मेरे सेठ हैं, मैं उनके यहाँ काम करता था, उसने अपनी पत्नी को जिंदा ताबूत में दफन कर दिया था और उसके ऊपर एक बार बनाया था, लेकिन पुलिस उस केस को आज तक नहीं सुलझा पाई। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हारे बारे में कैसे मान लो, तुम तो बड़ी बड़ी ऐसे ही फेंक हो। तो कहता है कि नहीं, वो ताबूत मैं खुद लेके आया था, वो दुकान का नाम भी बताता है कि उस दुकान से मैं वो ताबूत लेकर के आया था उनके नाम से। ये सारी चीजें जब वो बताता है तो पुलिस वाला उसे शक होता है कि ये सच बोल रहा है शायद। अब उसे दारू के नशे में उठाया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब उसका नशा उतरता है, जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो बात को इधर उधर घुमाना स्टार्ट करता है। जब उसकी मार पिटाई की जाती है और अच्छे से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि हाँ साहब ये बात सच है, दरअसल मैसूर राजघराने की दीवान की जो बेटी थी जिससे मनोहर लाल मिश्र ने शादी की थी, उसे जिंदा ताबूत में दफना दिया था और वो ताबूत मैं लेकर के आया था। दुकान का नाम बताता है। अब 30 अप्रैल की सुबह पुलिस वाले उस दुकान पे जाते हैं। दुकान पे जाने के बाद उसे कहते हैं कि ऐसी कोई ताबूत था जो तुम्हारे पास से लेके गए थे क्या 3 साल पहले। तो वो हाँ कहता है कि हाँ, ऐसा ताबूत जो मनोहर लाल मिश्र है, जो सरदानंद है, उसने मंगवाया था। वो कह रहा था कि उसके पास एंटी वैल्यू एंटिक एंटिक वैल्यू एक आदमकद मूर्ति है, उसे रखने के लिए ये ताबूत चाहिए, और वो एक खास किस्म की मूर्ति है और उसे रखना चाहता है ताकि वो सुरक्षित रहे। उसके लिए ताबूत चाहिए तो वो ताबूत लेकर के गया था। ये सारी चीजें जब वो दुकान वाला कहता है तो अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था। अब सरदानंद के घर जाती है, जैसे ही घर जाती है और उससे पूछताछ करती है तो बात को इधर उधर घुमाता है और कहता है कि मेरी ऊपर तक पहुंच है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करता है। अब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, तुम्हारी कहीं भी पूछो लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है और उसका नौकर उसे सामने लाते हैं तो सरदानंद के पास और कोई जवाब नहीं था। तो वो टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को मारा था और उसे यहाँ पे दफन किया था। और जब वो बताता है जहाँ पे उसने इटालियन मार्बल लगाया था, उस मार्बल को जब वहां से हटाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, तो उसके अंदर से एक ताबूत निकलता है और जैसे ही उस ताबूत का ताला तोड़ा जाता है तो एक गद्दे के अंदर लपेटे हुए कंकाल मिलता है। यानी 3 साल पहले की बात है। तो 3 साल बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान में क्या रहेगा, सिर्फ उसका कंकाल ही बचेगा और वो कंकाल रहता है। अब उस कंकाल की पहचान की जाती है, जो सबा खलीली है उसकी बेटी है साकिरा खलीली की। वो उस कंकाल को देखती है और जैसे ही कंकाल को देखती है वो रोने लग जाती है। वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी माँ है। उसके कंगन और हाथ में डायमंड की रिंग थी, उनको देख करके वो पहचान जाती है। लेकिन ये पुख्ता नहीं किया जा सकता कि उसके हाथ में वो कंगन है और डायमंड की रिंग है, इससे ये नहीं पुख्ता किया जा सकता कि ये सरदा खलीली है। इसके बाद उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, इससे ये साबित हो जाता है कि ये सरदा खलीली है, सॉरी साकिरा खलीली है, अब सबा खलीली है। ये सारी चीजें उसके सामने आ जाती है। अब जो सरदानंद है उर्फ मनोहर लाल मिश्र, इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने जो ये साकिरा खलीली से मारा क्यों, तुमने तो इससे शादी की थी, उसके उसने तुम्हारे लिए अपने परिवार, अपने पति, अपनी बेटियों तक को छोड़ दिया था, और तुमने ऐसा क्यों किया। तो मनोहर लाल मिश्र एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि दरअसल जो साकिरा खलीली है उसे उसके बारे में पता चल चुका था कि मैंने उससे पैसों के लिए शादी की। तो उसने उसकी 3 बेटियां हैं जो उससे अलग रहती थी, एक बेटी जो साथ रहती थी ये मुंबई में मॉडलिंग करती थी। तो धीरे धीरे करके उसने अपनी सारी जमीन जायदाद पैसे
ये सब कुछ करके अपनी बेटियों के नाम करना स्टार्ट कर दिया। अब उसे लगा कि धीरे धीरे अगर ये ऐसे ही करती रही तो उसके जो सारे पैसे हैं, और ये पैसे भी चले जाएंगे और एक दिन ये पैसे खत्म हो जाएंगे, और ये सारी प्रॉपर्टी है वो भी उसके हाथ से चली जाएगी। तो इस बात को लेकर के जो साकिरा खलीली और सरदानंद इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे 4 हिस्से करने, अपनी 3 बेटियां हैं जो उसके साथ नहीं रहती वो, एक सबाक खलीली जो उसके साथ रहती है उसे देना है। इस जमीन जायदाद पर, पैसों पर सिर्फ इन 4 बेटियों का हक है, तुम्हारा हक नहीं। अब ये सोचता है कि ज्यादा दिन तक अगर ये जिंदा रही तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दे। तो एक प्लान बनाता है, लेकिन ये सोचता है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो इसमें सीधा नाम मेरा आएगा, क्योंकि जो इनकी बेटियां सब कुछ है, इनका सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा कि मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मेरी कांटेक्ट में थी। तो वो सोचता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं पकड़ा भी ना जाऊं, और जो उसकी पत्नी है साकिरा खलीली ये भी इस दुनिया से चली जाए। घर के सारे नौकर हैं उन्हें छुट्टी पे रख देता है। इससे पहले क्या करता है कि जैसे इसने 28 अप्रैल को अपनी पत्नी को उस गड्ढे में दफनाया था, उससे पहले 27 अप्रैल को घर के आंगन में अपनी पत्नी से प्यार से बात करता है, और ये कहते हैं कि हम यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाते हैं और पानी का टैंक बनवाएंगे यहाँ पे। वो तैयार हो जाती है कि कोई बात नहीं, पानी का टैंक बनवा लो। उसकी पत्नी को ये नहीं पता था कि ये गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है। अब गड्ढा खोदा जाता है, पहली औरत होगी जिसने अपनी कब्र खुद खुदते देखा है, खोदते देखा है। और जब वो गड्ढा खुद जाता है, इसके बाद जो उसके नौकर हैं उन सारे नौकरों को छुट्टी पे भेज देता है। और छुट्टी पे भेजने के बाद जो उसकी पत्नी है साकिरा खलीली इसके लिए चाय बनाता है, और चाय के अंदर नशे की दवा मिला देता है। लेकिन उसकी पत्नी को ये नहीं पता था कि जिसके लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगा दी वो इंसान ऐसा भी कर सकता है। चाय के अंदर नशे की दवाई मिला करके उसे पिला देता है, और दवाई पिलाने के बाद उसे एक गद्दे में लपेटता है, और खास किस्म का ताबूत मंगवाया था उसने पहले, उस ताबूत में पैक करता है, यानी जिंदा उसे पैक कर देता है। इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा था। पैक करने के बाद बाहर से ताला लगा देता है, और ताला लगाने के बाद उस गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देता है, और मिट्टी डाल करके ऊपर इटालियन मार्बल बिछा देता है, और उस पर अपने दोस्तों को पार्टी देता है। यानी नीचे उसकी पत्नी है वो तड़पती रहती है और ऊपर पार्टी चलती रहती है। जब उस ताबूत को खोला गया था तो उसके दाएं बाएं ऊपर नाखून से खरोचने के निशान थे, यानी जो साकिरा खलीली है अंदर उसका दम उठा होगा तो वो तड़पती रही होगी, और तड़पते वक्त उसने बचने के लिए, उसने बाहर निकलने के लिए अपने जो बड़े बड़े नाखून थे उनसे उसे खरोचना स्टार्ट किया ताकि वो बाहर निकल सके। लेकिन एक ताबूत के अंदर पैक, ऊपर से ताला लगा हुआ है और ऊपर मिट्टी और इटालियन मार्बल, यानी वहां पे पार्टी चल रही, तो वो कैसे बच सकती थी। दम घुट करके उसकी मौत होती। ये सारी चीजें सामने आती। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके ऊपर मुकदमा चलता है 11 साल तक। जब 11 साल तक इस पे मुकदमा चलता है, मई 2005 आ जाता है। मई 2005 के अंदर जो कोर्ट में इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो ये फैसला हाई कोर्ट में जाता है, और जैसे ही ये हाई कोर्ट में जाता है तो इसको जारी रखते हुए वो कहते हैं कि ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं, जिसकी पत्नी ने उसके लिए इतना सब कुछ किया और उसे जिंदा ताबूत में दफना दिया, और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा फर्क नहीं है कि इसने कुछ गलती की है, तो मौत की सजा को बरकरार रखते हैं। इसके बाद 2008 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है इस फैसले को बदल देती है, और जो ये श्रद्धानंद उर्फ मनोहर लाल मिश्र है इसे फांसी की सजा की जगह उम्र कैद में बदल दिया जाता है। यानी एक शख्स जिसे 2 अदालत है उन्हें पहले ही फांसी की सजा सुनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया और कहा कि इसे जब तक ये जिंदा रहेगा जब तक जेल में रहेगा। इसके बाद कर्नाटक के बेलगांव में जेल में बंद रहता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे देश में जो क्राइम हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमने क्राइम किया और बच जाएंगे, अगर या तो पहली बात तो पकड़े नहीं जाएंगे, और पकड़े गए तो थोड़े दिन तक जेल में रहेंगे और बच जाएंगे। अब सरदानंद को देख लो, इतनी क्रूरता से अपनी पत्नी को मारा, इसके बाद भी वो जिंदा रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उम्र कैद की सजा सुना दी। बाकी के आप देशों में देखोगे तो तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाती है ऐसे काम को लेकर के, लेकिन वहां पे क्या हुआ, इसे फांसी की सजा को बदल करके उम्र कैद में बदल दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कहाँ की कौन सी कहानी जाननी है। फुल डिटेल के साथ जितना हो सकेगा मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी।